हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अस ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम न्यूटन के गति के नियमों के बारे में करेंगे। जो सर न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, उन नियमों के बारे में आज हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में गति के नियमों को न्यूटन के नियम कहा जाता है। तो जहाँ से हमारे 3 प्रश्न बनकर सामने आते हैं, कौन कौन से हैं कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो सर आइजैक न्यूटन ने। और कब किया? 1687 ईस्वी में। और उनकी जो पुस्तक का नाम क्या था? वो था प्रिंसिपिया। ठीक है। और उसने कितने नियम दिए थे गति के? 3 नियम दिए थे। तो हम अब सबसे पहला नियम करेंगे, गति का पहला नियम। गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा। और यदि कोई वस्तु तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विराम अवस्था में पहुंचाया जा सकता है। तो ये क्या कह रहा है? गति का पहला नियम यह कह रहा है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर हम बाहरी बल लगाकर ही उसे रोक सकते हैं। और अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, एक जगह विराजमान है, तो उसे हम कोई बाहरी बल लगाकर उसे गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। ठीक है। सभी जो वस्तुएं होती हैं वो गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। ठीक है। अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही रहेंगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता। ठीक है दोस्तों। तो इस नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जो जड़त्व होता है वो किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने जहाँ एक समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। उस वस्तु की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। ठीक है। और जो भारी वस्तुएं होती हैं उनका जड़त्व क्या होता है? वो अधिक होता है। ठीक है। जड़त्व क्या होता है? उनका अधिक होता है। और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो किससे मापा जाता है? उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। ठीक है। अगर एग्जाम में हमारे प्रश्न आ जाए कि वस्तु का जड़त्व किससे मापा जाता है, तो वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। क्या कह सकते हैं? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। और जो भारी वस्तुएं होती हैं उनका जड़त्व क्या होता है? अधिक होता है। तो हम अब न्यूटन के पहले नियम के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि जो उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला उदाहरण है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है। और चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जब गाड़ी रुकी हुई होती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं उस गाड़ी के चलने पर। ठीक है। और अगर गाड़ी चलती हुई गाड़ी है और अचानक उसमें ब्रेक लग जाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम बस में कहीं या फिर किसी कार में सफ़र करते हैं और अचानक हमारे आगे कोई भी गाड़ी के आगे कोई भी और गाड़ी आ गई या कोई पशु वगैरह आ गए तो हम एकदम से ब्रेक लगाते हैं और एकदम से जो गाड़ी होती है वो रुक जाती है। इससे क्या होता है? हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसलिए हमें गाड़ी चलाते वक्त क्या लगा कर रखना पड़ता है? सीट बेल्ट लगा कर रखना पड़ता है। ठीक है। आप भी सीट बेल्ट लगा कर जरूर रखिएगा। और तीसरा नियम है, पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। यह थे न्यूटन का प्रथम नियम के उदाहरण। अब हम न्यूटन का द्वितीय नियम देखेंगे। न्यूटन के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है। इसे डिटेल से देखते हैं।
वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। तो इससे पहले हम न्यूटन के द्वितीय नियम के बारे में जाने, हमें संवेग के बारे में पता होना चाहिए कि जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, वो क्या होता है। तो दोस्तों न्यूटन ने संवेग के बारे में जो बताया वह है कि संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। इसके बारे में न्यूटन जी ने ही बताया था। अगर हम संवेग को p मान लें और द्रव्यमान को m मान लें और वेग को v मान लें तो इसका फॉर्मूला होगा p बराबर mv। ठीक है, जो संवेग होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। एक प्रश्न और बनता है संवेग से कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है संवेग का मात्रक। और अगर द्रव्यमान का मात्रक पूछ ले तो किलोग्राम और बल का मात्रक पूछ ले तो न्यूटन। ठीक है दोस्तों, अब हम न्यूटन की गति के नियमों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है कि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करने या करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसको चोट न लगे। ठीक है, एक तो ये उदाहरण है। और दूसरा है गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने से सीमेंट के फर्श की तुलना में कम चोट आती है, क्योंकि जब हम गद्दे या मिट्टी के फर्श पर गिरते हैं तो हमें कम चोट लगती है, लेकिन अगर हम सीमेंट के फर्श पर गिरे तो हमें ज्यादा चोट लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गति का तीसरा नियम। इसे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या कह रहा है यह नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या होती है? का प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है उसका जो बल होता है वो समान तथा विपरीत होते हैं। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं और विपरीत होते हैं। ये बात हमको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे उदाहरण, देख लेते हैं। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। ठीक है, नेक्स्ट कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिरना। रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई के कूदने पर चोट लगना। रॉकेट का आगे बढ़ना तो गति का तृतीय नियम है, तृतीय मीन्स तीसरा नियम है। लेकिन अगर आ जाए कि रॉकेट की गति किस संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करती है, रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट जो होता है। और अगर आगे बढ़ना आ जाए तो तृतीय नियम। लेकिन अगर आ जाए कि रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि न्यूटन का पहला नियम कौन सा है या दूसरा नियम कौन सा है, लेकिन हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और इनका क्रम याद नहीं रख पाते। हमें पता होता है कि कौन सा जड़त्व का नियम है और कौन सा संवेग का है या कौन सा प्रतिक्रिया और क्रिया का नियम है, लेकिन फिर भी एग्जाम में जाते वक्त जहाँ बैठे हुए हमारे माइंड से निकल जाता है कि कौन सा पहला आएगा और कौन सा दूसरा आएगा। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे आप आसानी से इनका क्रम याद रख सकते हैं। तो हमारी ट्रिक है, लिखकर बताती हूँ आपको। जड़ से क्रिया, जड़ से क्रिया, ये हमारी ट्रिक है दोस्तों, आप याद रख लीजिएगा। जड़ से क्रिया, जड़ से जड़त्व,
जड़त्व का नियम जो हमारा कौन सा नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम। से संवेग, संवेग का नियम जो हमारा कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम। और क्रिया से क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम जो हमारा थर्ड नियम है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी ट्रिक जड़ से क्रिया। इसे आप 1-2 बार याद कीजिए तो आपको याद हो जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाली किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।